हेलो दोस्तों, पढ़ईपंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन, आप ही की तरह एक लर्नर। मास्टर वीडियो की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो। दोस्तों, अब तक आपने जो मान सम्मान और सपोर्ट किया है उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 के बाद क्रियात्मक अनुसंधान रीड साइकोलॉजी के यूनिट 5 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से हर बार एक सवाल पूछा जाता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं, इसको समझते हैं, तो वो सवाल आपका 101% राइट होने वाला है। क्योंकि मार्केट में जितने भी अवेलेबल बुक्स गाइड्स के अलावा यूट्यूब वीडियो और टेलीग्राम के जितने भी क्यूज़ थे, उन सब को करने के बाद में मैं इस वीडियो को बनाया है, कंटेंट तैयार किया है। तो दोस्तों, विश्वास रखिए कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ रचनात्मक प्रयोग किए हैं। तो हो सकते हैं कई लोगों को ये पसंद नहीं आए, तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी चाहूँगा। तो रसोड़े का राज हम लास्ट में खोलेंगे। पहले क्रियात्मक अनुसंधान के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम के जितने भी चैनल में आप एडमिन हैं, वहाँ पर आप इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और इस बच्चे की बात भी सुन लीजिए थोड़ी। Hello, welcome to my YouTube channel again. Today I am going to make a new video, so please ओके ओके भाई, कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। please आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान से आने से पहले हम मौलिक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। अनुसंधान, रिसर्च, नाम तो आपने सुना ही होगा, रिसर्च। अब क्रियात्मक अनुसंधान पर नहीं आ रहे हैं, पहले रिसर्च की बात कर रहे हैं। रिसर्च कौन करते हैं? वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। ओके, डॉक्टर लोग भी रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब कई कई बार शोधकर्मी होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब रिसर्च का मतलब क्या है? री प्लस सर्च। री का मतलब होता है बार बार, सर्च मतलब खोजना। ओके, अब है ना दोस्तों, एक सवाल आएगा और एक सवाल अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत अगर टॉपिक को तैयार नहीं किया है, कुछ छोड़ दिया है और उस पार्ट से, छोड़े गए पार्ट से सवाल आ गया, तो वो हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो वो एक सवाल हमें बनाना है 101%। इसलिए शैक्षिक अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान की परिभाषाएं से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान से पढ़ने से पहले मौलिक अनुसंधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मौलिक अनुसंधान का मतलब ही फंडामेंटल रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च मतलब जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं। अब जैसे हम कोरोना का टीका बन रहा है, तो डॉक्टर लोग ये भी कर रहे हैं, तो ये भी एक मेडिकल रिसर्च हो गई। अगर यहाँ पर एक नए सिद्धांतों की खोज शिक्षा के क्षेत्र में होगी, तो इसको शैक्षिक अनुसंधान कह देंगे। तो देखिए दोस्तों, रिसर्च ही है ये। रिसर्च अलग अलग क्षेत्रों में होगी, उसके हिसाब से मेडिकल रिसर्च हो सकती है, एजुकेशनल रिसर्च हो सकती हैं। अब यहीं से शुरुआत होगी, आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान अलग है, किस प्रकार अलग है, उससे पहले मौलिक अनुसंधान को जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो मौलिक अनुसंधान, शुरुआत करते हैं मौलिक अनुसंधान की। सबसे पहले मौलिक अनुसंधान की 4 परिभाषाएं हैं, जहाँ पर परिभाषा को दोस्तों रटना है, रटने के अलावा उसको समझना है। क्योंकि कई बार है ना, उसका पूछते नहीं है कि ये परिभाषा किसने दी है, उसको डायरेक्ट पर्सन बना देते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर समझाने के भाग होगा, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। अब पहली आती है परिभाषा पीएम कुक की। अनुसंधान किसी समस्या के संबंध में तथ्यों एवं उनके अर्थ एवं निष्कर्षों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमानदारी, सांगोपांग एवं बुद्धिमानी से की गई खोज है। अब देखिए दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। अब जितने भी 4 परिभाषाएं हैं कि वो अनुसंधान की हैं, रिसर्च की परिभाषाएं हैं। अब मेन बात यहाँ पर समझने वाली कुछ है नहीं। अगर ये एग्जाम में आ गई, तो ये पीएम को आप कैसे याद रखेंगे? इसके लिए दोस्तों, इस चित्र को देखिए। किसका चित्र है आप जान ही गए होंगे। इन व्यक्तित्व में ईमानदारी तो है ही है। आपने वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा, देश नहीं बिकने दूंगा मैं, देश नहीं झुकने दूंगा, कसम मुझे इस मिट्टी की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ईमानदारी की बात तो यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। अब सांगोपांग, अब मारवाड़ी में कहूँ तो होंग तो करियोड़ा है। चित्र में देखो, होंग करियोड़ा कि नहीं करियोड़ा है? होंग ही करियोड़ा है। तो सांगोपांग भी हो गया। अब बुद्धिमानी, नो डाउट बुद्धिमानी तो है ही है। तो अब पीएम को, पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी से याद कर लेना। ईमानदारी, सांगोपांग और बुद्धिमानी, ये 3 को इसका न्यूमेरिक्स याद कर लेना, ये परिभाषा याद होगी। पीएम कुक के बाद में आ जाते हैं मुनरो। मुनरो की परिभाषा, अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित हैं। अब ये देखिए दोस्तों,
इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं, समझने वाला कुछ है नहीं, इस परिभाषा को याद करना है। पीएम कुक की परिभाषा हमने याद कर ली, ईमानदारी, सांगोपांग और बुद्धिमानी। अब इसको कैसे याद करेंगे? मुंद्रो, MOON, मून। मून क्या होता है दोस्तों? मून होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा कभी दिखता है आंशिक रूप से, कभी दिखता है पूर्ण रूप से। ये फैक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल फैक्ट है। कभी उसकी कलाएं कम होती है, कभी बढ़ती है, घटती बढ़ती रहती हैं। तो कभी आंशिक रूप से दिखता है, कभी पूर्ण रूप से दिखता है। ये एक फैक्ट है। किसका? मून का। तो जब भी मून रो की बात होगी, आंशिक या पूर्ण रूप की बात होगी, चंद्रमा पर चले जाना, मून पर चले जाना। ओके दोस्तों, दो परिभाषाएं हमने याद कर ली। अब तीसरी परिभाषा आती है टेवर्स की। टेवर्स दोस्तों, अभी तक मौलिक अनुसंधान की बात चल रही है, क्रियात्मक अनुसंधान अभी तक नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, शैक्षिक अनुसंधान वो शैक्षिक प्रक्रिया है जो शैक्षिक प्रक्रिया में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास और दिशा बोध प्रदान करता है, दिशा बोध प्रदान करता है। पहली परिभाषा तो ये है। और दूसरी परिभाषा है शिक्षा अनुसंधान वो प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का विकास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस को भी हमें याद करना होगा, टेवर्स। अब देखिए दोस्तों, इसको आप देखिए, टूर्स एंड ट्रेवल्स, ट्रेवल से ट्रेवर्स को कनेक्ट कर दीजिए। ट्रेवल्स करेंगे तो दिशा का ज्ञान होना कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, दिशा प्रदान करेगी कौन? ट्रेवल्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर दिशा का जब भी शब्द आ जाएगा तो ट्रेवल्स पर चले जाना। और व्यवहार का विकास होगा कि नहीं होगा? यात्राएं करोगे, बार बार ट्रेवल्स करोगे तो व्यवहार का विकास भी होगा। तो ट्रेवल्स की भी हमने याद कर ली। सबसे पहले पीएम कुक की आपने याद की, पीएम कुक के बाद में आपने याद करी है उसकी मुंद्रो के बाद में आपने ट्रेवर्स की भी याद कर ली। अब चौथी और अंतिम परिभाषा मौलिक अनुसंधान की है MF विटनी की। शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए योगदान है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। विटनी, वी से याद रख लेना, वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, चार परिभाषाओं मैंने याद करवा दी है। मौलिक अनुसंधान की परिभाषा यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इन परिभाषाओं से मिलकर एक मौलिक अनुसंधान की प्रकृति बनी है, नेचर ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब देखते हैं इसकी क्या प्रकृति है। यहाँ से सब उल्टा होगा, वो क्रियात्मक अनुसंधान में चला जाएगा। तो दोस्तों, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है। क्रियात्मक अनुसंधान अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, हम बात कर रहे हैं रिसर्च की। अब देखिए दोस्तों, इसकी पहली परिभाषा, प्रकृति सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। अब सैद्धांतिक पक्ष पर बल देगा, सिद्धांतों पर बल देगा। अब वहां पर क्या होगा कि वहां पर होगा व्यवहारिक पक्ष पर बल देगा। कहाँ पर? क्रियात्मक अनुसंधान पर। यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष, वहां पर क्या हो गया? क्रियात्मक या व्यवहारिक करने से होगा, व्यवहारिक पक्ष से होगा। ठीक है। और यहाँ पर निगमन चिंतन का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लेना दोस्तों, से मौलिक अनुसंधान की बात चल रही है। इसका आधार क्या है? शिक्षा दर्शन है। इसका आधार है शिक्षा दर्शन। वहाँ पर आएगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान आएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। वहाँ पर आ जाएगा आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कल्पना और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। कभी भी हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे, उपकल्पनाओं का निर्माण करेंगे, उसके लिए कल्पना और अंतर्दृष्टि जो सूझ है, गेस्टाल्टवाद है, वहाँ पर होना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम शोध कर पाएंगे। नवीन ज्ञान और सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है किस में? मौलिक अनुसंधान में। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में कार्य प्रणाली में सुधार होता है। अब दोस्तों, इसकी प्रकृति में आगे बढ़ते हैं। धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोरोना का टीका बना रहे हैं तो अब 1 या 2 दिन में नहीं बनेगा, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। धैर्य की आवश्यकता होती है, बार बार प्रयोग करने पड़ते हैं, उनको सिद्ध करना पड़ते हैं, तब धैर्य की आवश्यकता होती है मौलिक अनुसंधान में। जबकि वो कौन? क्रियात्मक एक्शन रिसर्च होता है, वो टाइम बाउंड होता है, समयबद्ध होता है। सवाल आ चुका है, समयबद्ध होगा, 15-20 दिनों में कंप्लीट करना होता है क्रियात्मक अनुसंधान। अब यहाँ पर सामान्यकरण किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान में आएंगे तो सामान्यकरण नहीं किया जा सकता है, जनरलाइजेशन। अब सामान्यकरण क्या कि वो जैसे कोरोना का टीका फ्रांस वालों ने बना लिया तो भारत में काम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल काम आ जाएगा। वहाँ पर बना लिया टीका, चाहे भारत में बना लिया तो अमेरिका में काम आ जाएगा। तो वो कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, किसी ने बता दिया तो वो सामान्यकरण हो गया। कहीं पर भी जाए, वो किसी से पूछ लो, 2 और 2 4 ही होगा, सामान्यकरण हो गया, उसका जनरलाइजेशन हो गया। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसी बात नहीं है। एक विद्यालय की समस्या को किसी ने सॉल्व कर दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो
सॉल्यूशन दूसरे विद्यालय में काम आएगा, तो उसका सामान्यीकरण नहीं होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन, विकेंद्रित चिंतन और परावर्तित चिंतन का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के चिंतन का प्रयोग किया जाता है: वैज्ञानिक चिंतन, विकेंद्रित चिंतन और परावर्तित चिंतन। ये सब प्रकृति थी मौलिक अनुसंधान की। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। अगर आपने बीएसटीसी या बीएड अच्छी तरीके से नहीं की है तो ये शब्द आपने पहली बार तब सुना होगा जब रीट का आपने पहली बार सिलेबस देखा होगा। दोस्तों मैंने भी वहीं पर भी देखा था, बीएड मैंने अच्छी तरीके से की थी, लेकिन हमारे सिलेबस में क्रियात्मक अनुसंधान नहीं था। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है विद्यालय से संबंधित व्यक्ति। अब देखिए दोस्तों, विद्यालय से संबंधित व्यक्ति, आपके घर की कोई प्रॉब्लम है तो घर वाले अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या वैज्ञानिक बुलाने पड़ेंगे? घर वाले अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो विद्यालय से प्रॉब्लम है तो विद्यालय से संबंधित व्यक्ति। अब विद्यालय से संबंधित व्यक्ति कौन हो सकते हैं? विद्यालय से व्यक्ति से संबंधित हो सकता है शिक्षक हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, प्रधानाचार्य हो सकता है। दोस्तों ये करते हैं एक्शन रिसर्च, शिक्षक, प्रशासक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक। छात्र नहीं करते हैं दोस्तों। अब अपने आगे बढ़ते हैं, विद्यालयों की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके, वैज्ञानिक अध्ययन दोस्तों नोट कीजिए, वैज्ञानिक अध्ययन करके क्रियाओं और गतिविधियों में कार्यप्रणाली में सुधार किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। अब बीएसटीसी ने, जिसने अच्छी तरीके से की होगी, उन्होंने एक फाइल बनाई होगी क्रियात्मक अनुसंधान की। वो फाइल आपके देखना बीएड में नसीब नहीं हो पाया तो अभी आप इस फाइल को देख लेते हैं। बिल्कुल ये जो 40 से लेसन प्लान बनाते हैं उसके साथ ही क्रियात्मक अनुसंधान करना वहाँ पर सिखाया जाता है, ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है कि क्रियात्मक अनुसंधान कैसे किए जाते हैं और इस तरीक़े से यहाँ पर करना पड़ता है हमें। जैसे कि ये समस्या है, इसने किया है कि सुलेख अच्छे नहीं कर पा रहे, प्राइमरी के कुछ बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उनका सुलेख या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान की ये फाइल बनाई है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब बढ़ते हैं क्रियात्मक अनुसंधान आगे। अब है ना, क्रियात्मक अनुसंधान से पहले हमेशा जी क्या करें वो आप सुन लीजिए। करने की जरूरत। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। दोस्तों आपको भी क्रियात्मक अनुसंधान की क्रोनोलॉजी समझनी होगी, क्योंकि पहले कौन आएगा? बकिंघम आएगा, बकिंघम के बाद में कॉलियर आएगा, कॉलियर के बाद में कुर्ट लेविन आएगा, उसके बाद में आएगा कॉले। तो अब हम भी समझते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है हमेशा जी। आगे बढ़ते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों नोट कीजिएगा 1926 की बात है। 1926 क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा जगत में सर्वप्रथम उल्लेख बंकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में किया था। अब कुछ बातें याद रखनी है, सबसे पहले इसने उल्लेख किया था वहाँ पर, ठीक है। अब इसकी पुस्तक कौन सी थी? रिसर्च फॉर टीचर्स। आगे बढ़ेंगे, आगे चलकर एक हमारे पास और पुस्तक आएगी जो क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड होगी, उसका नाम होगा रिसर्च इन एजुकेशन। तो दोस्तों वो किताब लिखी थी कॉले ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर, और ये किताब लिखी थी बंकिंघम ने। तो 1926 में सबसे पहले उल्लेख कर दिया था शिक्षा जगत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1933 क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कॉलियर ने कहा। ऐसा सवाल आ जाए कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हमेशा राइट करना है हमें कॉलियर, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था। शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कॉलियर ने द्वितीय विश्व युद्ध में, और युद्ध के क्षेत्र में इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं 1946 मानव सामाजिक संबंध के क्षेत्र में कुर्ट लेविन, ये गैसाल्टवादी कुर्ट लेविन जिसने क्षेत्र सिद्धांत दिया था वही है। 1946 में सामाजिक संबंध के संबंध में इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द प्रयोग किया था, क्रियात्मक अनुसंधान किया था, ठीक है दोस्तों। बंकिंघम बाद में कॉलियर के बाद में कुर्ट लेविन। अब आते हैं मैन, जिन्होंने शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया। बहुत सारे सवाल बनते हैं, कब किया? ऐसा सवाल आ सकता है कि कब किया, तो 1953 में किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने शिक्षा में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया था। अब ये थे कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, और इनको ही कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का जनक। अब क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन? स्टीफन एम कोरे। शिक्षा में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किसने किया? स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन? स्टीफन एम कोरे। अब इनकी एक किताब है
किताब का नाम है विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ नोट कर लेना। 1953 में शिक्षा जगत में इस तरह रूप से ये प्रतिष्ठित हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? स्टीफन एम कोरे के द्वारा था। अब आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान। यहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि सर दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे ज़्यादा योगदान स्टीफन एम कोरे का रहा है। स्टीफन एम कोरे भारत भी आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। 1962 में एनसीईआरटी के साथ मिलकर 2 वर्ष प्रचार प्रसार किया था, और यहीं पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, रिसर्च इन एजुकेशन किसकी किताब? स्टीफन एम कोरे की। और रिसर्च फॉर टीचर्स किसकी है? बंकिंगम की है, जो 1926 में लिखी थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात आ जाती है 1964 और 65। भारत में प्रारंभिक स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान अनिवार्य रूप से लागू हो गया था। अब दोस्तों कुछ नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको वो सवाल राइट करना है रीट के एग्जाम का, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो देखो दोस्तों, कुर्ट लेविन ने तो सामाजिक संबंध में किया था। कोलियर ने युद्ध क्षेत्र में किया था। अब बात आती है राइट स्टोन की। राइट स्टोन ने पाठ्यक्रम ब्यूरो के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। और देखिए दोस्तों, टूबा ब्रेंडी और रॉबिन्सन ने समस्या समाधान के रूप में इसका प्रयोग किया था। समस्या समाधान के बाद में दोस्तों कुछ नाम आपको याद रखने हैं। कॉलियर, बंकिंगम, कोल्ले के अलावा आपको एक तो हरिकेन और एक लुईन नाम याद रखना है, क्योंकि दोस्तों सवाल कुछ भी बन सकता है। सवाल ऐसा आ गया कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, तो आपने देखा राइट स्टोन है, टूबा ब्रेंडी और रॉबिन्सन है। इसके अलावा कॉलियर हैं, स्टीफन एम कोरे और लुईन और हैरिकेन नामक 2 अमेरिका के व्यक्तित्व हुए जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान में योगदान दिया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं आपको कितनी क्रोनोलॉजी समझ में आई है, क्या अब तक आपने समझा है, इसकी हम थोड़ी देखते हैं। अगर आपने क्रोनोलॉजी अच्छी तरीके से नहीं समझी तो ये होने वाला है आपके साथ। दोस्तों एक ही सवाल आएगा रीट में, वो सवाल गलत नहीं करना है। तो देख लीजिए दोनों सवालों में माइनर सा डिफरेंट है, लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। हम ज़्यादातर कोरे पर जाएंगे, कोरे पर ही जाना है, लेकिन एक शब्द वहाँ पर आ जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग 1926 में। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग नहीं, सॉरी, शिक्षा के क्षेत्र में बंकिंगम ने किया था, और रिसर्च फॉर टीचर्स में उनका उल्लेख था। तो यहाँ पर राइट क्या हो गया? बंकिंगम हो गया। तो दोस्तों ये लक्ष्य की गाइड से मैंने सवाल उठाया है, तो दोस्तों आप ये बेफिक्र रहिए कि सवाल गलत नहीं है, यहाँ पर बंकिंगम ही होगा। लेकिन शिक्षा के समस्याओं के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है। साथ ही साथ ऐसा सवाल आ जाए कि प्रवर्तक कौन है, तो स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? स्टीफन एम कोरे। इस तरह रूप से प्रतिष्ठित किसने किया? स्टीफन एम कोरे। शिक्षा की समस्याओं के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया? स्टीफन एम कोरे। तो दोस्तों ये सवाल लक्ष्य की किताब से है। यहाँ पर बंकिंगम को राइट माना गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रोनोलॉजी तो हमने समझ ली है, साथ साथ 2 चीज़ें आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। पहला तो कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है क्रियात्मक अनुसंधान, तो ये है मानव व्यवस्था, आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत पर है। प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है अमेरिका के, ये सिद्धांत हैं आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित हैं। और ये किस पर कह रहे होते हैं? कार्य एवं संबंध, मतलब कुल मिलाकर समस्या का समाधान करना होता है। तो दोस्तों कार्य एवं संबंध केंद्रित हैं और आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो किसकी उपज है, तो मानव सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है। आगे बढ़कर देखेंगे कि मौलिक अनुसंधान है वो भौतिक विज्ञान का हिस्सा है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान, अब मौलिक अनुसंधान, हमने दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब इनके बारे में हम
डिटेल में अध्ययन करते हैं, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस जो है उनको निकालते हैं, डिफरेंस। अब शोधकर्ता, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, शोधकर्ता कौन होंगे? तो क्रियात्मक अनुसंधान के शोधकर्ता होंगे विद्यालय से संबंधित कर्मचारी, मतलब कि शिक्षक हो सकता है, प्रधानाध्यापक हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, निरीक्षक हो सकता है, ठीक है, टीचर्स हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ठीक है। अब विद्यालय से उनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। अब मौलिक अनुसंधान कौन करेंगे? उपाधि प्राप्त करने वाले, पीएचडी वाले। और विद्यालय से परोक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, इनडायरेक्ट संबंध होता है, शोधकर्ता होते हैं ये। अच्छी तरीके से दोस्तों याद कर लेना, ये कौन करेगा? क्रियात्मक अनुसंधान। आगे चलकर इन पर दृढ़ रहना है कि हमें मतलब शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, निरीक्षक बहुत ही ज़्यादा मतलब घुमा के होने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर छात्र दे देंगे, छात्र नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपको कितना समझा है इस सवाल को। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादक करता है शोधकर्ता, हिंदी शिक्षक, ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी। अब ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं तब हम गलती करने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। जब डी डी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, तब हमारा दिमाग माइंड सेट होता है कि उपरोक्त सभी होगा। और जो सी ऐसा ऑप्शन आ जाता है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों पर हम जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादक करता है शोधकर्ता या हिंदी शिक्षक या दोनों, तो कौन करेगा? क्रियात्मक अनुसंधान हिंदी शिक्षक करेगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ऐसे सवाल आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। नए ज्ञान की खोज करना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। आप डटे रहना, कार्य प्रणाली में सुधार करना, वो ऑप्शन टिक करना है आपको, ठीक है। तो कौन करेगा? शिक्षक, प्रशासक, निरीक्षक और प्रधानाचार्य। इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा। छात्र आएगा तो भी वो गलत होगा। दोस्तों दूसरा डिफरेंस का पॉइंट है सामान्यीकरण व जटिलता। सामान्यीकरण का मैंने पहले ही बता दिया, क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण नहीं होता है और मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण होता है। यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक देख लेना जटिलता। अब जटिलता क्या होगी? यहाँ पर है ना जटिलता नहीं है, यहाँ पर जटिलता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो रूपरेखा है वहाँ पर हम फेरबदल कर सकते हैं। बीच में अगर हमारे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तथ्य काम नहीं करिए, विद्या काम नहीं करिए, तो वहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में। जबकि यहाँ पर पहले एक रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गुण आ गया, सामान्यीकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लचीलापन होता है, यहाँ पर नहीं होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान के बीच में और क्या अंतर है? यहाँ पर परिकल्पना का निर्माण। दोस्तों सारे के सवाल यहीं से पुटअप होते हैं। अभी तक रीट के जो भी सवाल आए सारे के सारे इन दोनों के अंतरों से आए हैं। परिकल्पना का निर्माण कारणों पर आधारित होता है, कारणों पर आधारित होता है, रीट में आया हुआ सवाल है। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष, सिद्धांतों पर एवं अनुभवों पर आधारित होता है। अब दोस्तों ये सवाल इम्पोर्टेंट है 2022 की दृष्टि से, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है। एक समय में केवल एक ही परिकल्पना का समाधान किया जाता है, एक समय में सभी परिकल्पनाओं का समाधान होता है। ये नोट कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उपकरण एवं प्रदत्त संकलन। प्रदत्त और संकलन। प्रदत्त क्या होता है? डाटा। उपकरण, अब है ना दोस्तों, प्रदत्त के संकलन में निरीक्षण विधि, साक्षात्कार ले सकते हैं, निरीक्षण विधि, ये सब है ना शिक्षक निर्मित होती हैं। मेन पॉइंट है शिक्षक ही बनाता है। शिक्षक अपने हिसाब से साक्षात्कार विधि ले सकता है, निरीक्षण विधि प्रयोग में ले सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो विधियाँ प्रयोग में लेंगे वो विश्वसनीय होगी, वैध होगी। यहाँ पर विश्वसनीय और वैध नहीं है, यहाँ पर विश्वसनीय और वैध है, और प्रमाणिक होगी। जब विश्वसनीय वैध होगी तो प्रमाणिक प्रशिक्षण प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित परीक्षण उपलब्ध न होने पर समय शोधार्थी निर्मित करता है, उसे प्रमाणित करता है। तो यहाँ पर शिक्षक निर्मित विधियों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर वैध और प्रमाणिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपको क्या समझ में आया? विज्ञान। जब क्रियात्मक अनुसंधान की बात करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का विज्ञान होता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और मौलिक अनुसंधान की बात करेंगे तो वहाँ पर आएगा भौतिक विज्ञान। न्याय दर्श। न्याय दर्श मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में यहाँ पर जटिलता नहीं होती है। सैंपल स्पेस मतलब जैसा हम अभी कोरोना का टीका बन रहा है,
तो कोरोना का टीका बनने के लिए कुछ शोध करना पड़ेगा। शोध करने के पास एक जनसंख्या, एक प्रतिदश जिन पर वो प्रयोग करेंगे वो होगा। तो वो संपूर्ण जनसंख्या होती है। कुछ बड़ा सैंपल लेंगे, 1000, कम से कम 1000 2000 लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कक्षा कक्ष के विद्यार्थी ही न्यायाधीश होंगे। अब न्यायाधीश लेने की जटिलता नहीं होती है, इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट कक्षा कक्ष के विद्यार्थियों को ही न्यायाधीश के रूप में लेना है। जबकि मौलिक अनुसंधान, अब कोरोना का टीका बनाना है तो ऐसा न्यायाधीश लेंगे जो सभी का मतलब नेतृत्व करता है। जैसे बच्चे भी उसमें शामिल होने चाहिए, बूढ़े भी शामिल होने चाहिए, औरत भी होना चाहिए, आदमी भी होना चाहिए, जवान भी होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ बीमारीग्रस्त हैं, उन पर टीका काम करेगा नहीं करेगा, उनको भी शामिल करना पड़ेगा। कुछ भूमध्य तटीय इलाकों में रहते हैं, उन पर काम करेगा नहीं करेगा। तो ये सैंपल स्पेस लेने में बड़ी जटिलता आती है, जबकि इनका सैंपल स्पेस लेने में, न्यायाधीश लेने में कोई भी जटिलता नहीं आती है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कार्य, अब दोस्तों इसका कार्य है, कुछ भी कार्य नहीं है, इसका मतलब है कार्य प्रणाली में सुधार करना है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कार्य प्रणाली में सुधार, जबकि वहाँ पर आएगा नए सिद्धांतों की खोज करना, नए ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है। समस्या की प्रकृति, अब ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ की जो समस्या की प्रकृति होती है वो विशिष्ट होती है। क्रियात्मक अनुसंधान में विशिष्ट समस्या की प्रकृति होती है, जहाँ पर, जबकि यहाँ पर जो प्रकृति होगी वो सामान्य होगी। अब आपको कोई पूछ ले कि कोरोना सामान्य है या विशिष्ट है, तो आप डायरेक्ट कर देंगे कि विशिष्ट है। विशिष्ट नहीं है दोस्तों, सामान्य है। अभी हर देश में हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, हर 100 लोगों में मतलब ये कोरोना मिल रहे हैं, तो विशिष्ट कहाँ हो गए, ये तो सामान्य हो गए। जबकि कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती हैं वो हर 3-4 लाख में एक लोग पर होती है। सेरेब्रल पाल्सी है, ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही कम सैंपल स्पेस पर होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये विशिष्ट हो गया, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्कूल की प्रॉब्लम है, स्कूल में ये कक्षा की प्रॉब्लम है, और एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है। तो समस्या की प्रकृति यहाँ पर विशिष्ट होती है क्रियात्मक अनुसंधान में, जबकि मौलिक अनुसंधान में समस्या की प्रकृति विशिष्ट होती है। अब समस्या का क्षेत्र, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि समस्या का जो क्षेत्र है वो क्रियात्मक अनुसंधान में संकुचित होगा। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है तो संकुचित होगा, जबकि यहाँ पर व्यापक होगा, समस्या का क्षेत्र व्यापक होगा। अब प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान कौन करता है, शिक्षक करते हैं, प्रधानाचार्य करते हैं, उनको कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर शोधार्थी करते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है शोध करने के लिए। सामान्यीकरण, जैसा कि बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण नहीं किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण किया जाता है। नए तथ्य एवं सिद्धांतों की खोज किस में होती है, मौलिक अनुसंधान में होती है। रूपरेखा में परिवर्तन किस में कर सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान में कर सकते हैं। अब अनुसंधानकर्ता कौन होगा, यहाँ पर तो हो गया अनुसंधानकर्ता टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर, विद्यालय से संबंधित कर्मचारी। वहाँ पर कौन होगा, शोधार्थी होंगे। ठीक है। अब मूल्यांकन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर कौन मूल्यांकन करेगा, शिक्षक ही मूल्यांकन करेगा। तो शिक्षक मूल्यांकन करने से यहाँ पर मूल्यांकन होगा, वो होगा आंतरिक मूल्यांकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन की प्रकृति होती है आंतरिक, जबकि मौलिक अनुसंधान है वहाँ पर बाह्य मूल्यांकन होगा। आई होप आपको अब मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत होती है क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं की। जितनी भी परिभाषाएं दोस्तों, आपको सब की सब कुछ ना कुछ याद होनी चाहिए, कोई भी परिभाषा पुटअप हो सकती है। अब सबसे पहले स्टीफन एम कोरे की परिभाषा, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों और कार्यों का मार्ग निर्देशन, संशोधन, मूल्यांकन करने हेतु अपनी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक ढंग से दोस्तों यहीं से याद रखना है, स्टीफन एम कोरे वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक से यहाँ से को रिलेट कर देना, कैसे भी आप याद कर सकते हैं, अपने खुद की ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन याद जरूर करनी है। परीक्षा में आ जाए सवाल या परिभाषा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। इनकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इसकी अगली परिभाषा है शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है, ताकि वे अपने कार्य सुधार कर सकते हैं। अब स्टीफन एम कोरे क्या थे, कार्यकर्ता ही थे, एनसीईआरटी के साथ बाहर आए थे, इतने कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। कार्य में सुधार किसने किया था, स्टीफन एम कोरे ने किया था। तो कार्यकर्ता आ गया और कार्य में सुधार किसने किया था, स्टीफन एम कोरे ने किया था। तो ये परिभाषा आपको यहाँ से याद करनी है। अब आते हैं मौल्य की। मौल्य ने भी बहुत सारी परिभाषाएं दी है, उनको भी हमें याद करना है। सबसे पहले मौल्य की सारी परिभाषाएं हम किससे याद करेंगे, मॉल से।
शॉपिंग मॉल होता है ना दोस्तों, उससे हम इसको कोरिलेट करेंगे, क्योंकि इनकी जो परिभाषाएं 3 से 4 परिभाषाएं हैं, उनको हमें याद करना है। सबसे पहली परिभाषा है शिक्षा में क्रिया अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालिक हल, समस्या के तात्कालिक हल के लिए समस्या समाधान से है। दोस्तों यहाँ से ये परिभाषा आपको केवल याद ही नहीं करनी है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च निकलता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी प्रकृति तत्कालीन होती है। जैसे स्कूल में अगर पंखे खराब हैं तो उनको 10 से 15 दिन में उनको क्रियात्मक अनुसंधान करके सही करना होगा। अब आप उनको सही करने में 1-2 महीने लगा रहे हैं, तब तक तो गर्मी निकल जाएगी। तो तत्कालीन प्रकृति होनी चाहिए मोहल्ले ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब है ना, आप इसको परिभाषा को कैसे याद करेंगे? मॉल से याद कीजिए। मॉल किस तरीके से बनता है? अब आपको मॉल कुछ आपको शॉपिंग करनी है, शॉपिंग में आपको कपड़े भी लेना है, ग्रोसरी भी लेना है, और बहुत सारे आइटम लेने हैं, अलग अलग है, गोल्ड भी खरीदना है। तो आप बाज़ार में जाओगे तो अलग अलग शॉप पर जाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर तत्कालीन चाहते हैं, सभी चीज़ें एक जगह चाहते हैं, तो मॉल जाएंगे। तो मॉल जाने के तत्कालीन हल चाहते हैं, इमीडिएटली सॉल्यूशन, तो आप कहाँ जाएंगे? मॉल। तो मोहल्ले से यहाँ पर याद कर लीजिए। अपने दोषों के बावजूद भी क्रियात्मक अनुसंधान को निस्संदेह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब मॉल कल्चर बहुत ही मतलब बुरा कल्चर है। वहाँ पर क्या होता है कि हमें जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती हैं, तो वहाँ पर हम क्या जो जोश में ख़रीद लेते हैं। मॉल जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा परफ्यूम वगैरह होता है, तो वो उनसे हमारा माइंड सेट गड़बड़ हो जाता है। और वहाँ पर थोड़ा बहुत म्यूजिक भी चल रहा होता है। और दूसरी बात, सामान बेचने के लिए वो क्या करते हैं कि सामान को खुला खुला और एकदम कंज्यूमर के सामने रखते हैं, ताकि वो मतलब कंज्यूमर अट्रैक्टिव होकर जो चीज़ चाहिए नहीं उसको भी खरीद लेता है। तो अपने दोस्तों के बावजूद, लेकिन इतने सारे दोस्त हैं मॉल में, फिर भी हमें मॉल कल्चर को प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? क्योंकि मॉल से मतलब बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो ये कह रहा है कि अपने दोस्तों के बावजूद भी क्रियात्मक अनुसंधान को निस्संदेह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब क्रियात्मक अनुसंधान की ये तीसरी परिभाषा मॉले ने दी थी कि क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी व्यक्ति है स्टीफन एम कोरे। अब अपनी दुकान चलानी है, मॉल क्या है, दुकान ही है, तो थोड़ी बहुत चापलूसी तो करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, यहाँ से 2-3 सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले तो वो कौन कौन सा व्यक्तित्व है जिसने कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे ज़्यादा योगदान स्टीफन एम कोरे का है? तो हमें कहना है कि महोदय ने कहा था कि स्टीफन एम कोरे का योगदान सबसे अधिक है। तो यहाँ पर चापलूसी कौन कर रहा है? मॉल चलाने के लिए मोहल्ले करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी व्यक्ति तो स्टीफन एम कोरे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मॉल से याद कर ली। अब गुड की परिभाषाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, 1-2 बार एग्जाम में आ चुकी हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों का गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान। अब गुण गुण दोनों से कोरिलेट हो रहे हैं, तो यहाँ से तो बिल्कुल इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, गुणात्मक उन्नति, गुड। ठीक है। अब दोस्तों अगली परिभाषा है मैकग्रेथ की। मैकग्रेथ क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान संगठित व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष का समूह में क्रिया में परिवर्तन करके रचनात्मक सुझाव देना है। मैक मतलब क्या होता है दोस्तों? मैक मतलब बनाना होता है, मतलब रचना करनी होती है। रचनात्मक सुझाव कौन देगा? कि मैक बनाने वाला ही देगा, मैक ग्रोथ ही देगा। ठीक है दोस्तों इस सब की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट क्यूज भी आपको 50 नंबर का, 50 सवालों का एक क्यूज मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको केवल सुनना है, समझना है, लिखने की बाद का काम आपका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब गुड एंड हॉट, इसकी परिभाषा कैसे याद करें? ये क्या कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान या वर्तमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। दोस्तों अब इसको याद करने के लिए आप इस चित्र को देखें। अब वर्तमान में जो ये मोहतरमा है, वर्तमान परिस्थिति में इसमें सुधार करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इनका एक ही रास्ता है, मेकअप कर लो। ठीक है, तो अब है ना गुड एंड हॉट दिख जाएगी दोस्तों। तो मेकअप करने के लिए ये क्या कर रही है? वर्तमान अवस्थाओं में परिवर्तन कर रही है। ये बहुत बड़ा धोखा है दोस्तों, कई दोस्त इस धोखे में फंस भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली परिभाषा है रिसर्च इन एजुकेशन।
गुड एंड हॉट क्या आपने कर लिया कि वर्तमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है, गुड एंड हॉट करना है तो मेकअप करना पड़ेगा। अब रिसर्च इन एजुकेशन, इसकी परिभाषाओं को कैसे याद करेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। अधिक उत्तम करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो रिसर्च इन एजुकेशन की जब भी बात होगी वो अधिक उत्तम होगी। सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका ही क्या होगा कि रिसर्च कर लो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप अपने न्यूमेरिक्स बना लीजिए, कुछ भी करके याद कर लीजिए, भावनाओं में मत आइए दोस्तों। मेरा कोई भी ये मकसद किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है, कोठारी आयोग का महत्वपूर्ण कोटेशन है, आपको याद करना है। आप देखिए दोस्तों, कोई बेस्ट की एक परिभाषा है, वो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर बता रहा है और उससे रिलेटेड है। तो जब भी मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर बताने की बात होगी वो बेस्ट ही करेगा। ठीक है, ये क्या परिभाषा है? क्या मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में विरोध है? वास्तव में इनमें कोई विरोध नहीं है। कितनी अच्छी बात है, कितनी बेस्ट बात है, कोई विरोध नहीं है। इससे बेस्ट बात हो सकती है कि कोई विरोध नहीं है। तो बेस्ट की परिभाषा में कोई विरोध ही नहीं है। आगे चलते हैं। एंडरसन की परिभाषा, एंडरसन वही है जिन्होंने आगे चल के क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बताए थे। इनकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है प्रेरणा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। प्रेरणा ये किसके लिए दे रहे हैं कि ताकि शिक्षक और प्रशासक अब अधिक आत्मनिष्ठ और आकस्मिक मूल्यांकन का त्याग करके विचारों का परीक्षण करने के लिए देता है। ये प्रेरित करता है कौन? क्रियात्मक अनुसंधान, आत्मनिष्ठ विधियों को छोड़ने के लिए। अब जहाँ पर भी प्रेरणा शब्द आए वहाँ पर एंडरसन और प्रेरणा को रिलेटेड कर लेना। ठीक है। हमारे विद्यालय तक तब तक जीवन के अनुकूल कार्य नहीं कर सकते जब तक शिक्षक, छात्र, प्रशासक, निरीक्षक इस बात की निरंतर जांच ना करते रहे वे क्या कर रहे हैं। अब कोरे ने क्या किया था? कोरे ने कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता से उनकी एक परिभाषा याद कर लो। कोरे हर जगह गया, गांव गांव गया, स्कूल स्कूल गया, वहाँ पर उन्होंने देखा कि शिक्षक और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको रिलेट कर देना वे क्या कर रहे हैं, शिक्षक और छात्र और प्रशासक क्या करें। तो कोरे ही था वो जिसने देखा कि छात्र और शिक्षक क्या करें। तो ये परिभाषा आप याद कर लेना। अब क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक को समस्याओं के ऐसे समाधान से अवगत कराता है जिनको वो सरलता से समझ सकते हैं। ये मोहल्ले की परिभाषा और आगे। मॉल में क्या होता है दोस्तों? खिलौने वगैरह आइटम होंगे वो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर रखेंगे जैसे ही एंट्री मारेंगे, ताकि जिनके भी मतलब पेरेंट्स के साथ बच्चे होंगे वो जिद करके उनके खिलौने ज़रूर ले लेंगे। तो उनका मॉल का ऐसा है, सरलता से वो उल्लू बनाते हैं, सरलता से समझ सकें। इस तरीके से वो उनको सजाते हैं मॉल को, ताकि हम सरलता से समझ सकें। और एग्जिट पर क्या होगा? एग्जिट पर फूड स्टॉल होगा, ताकि सारी शॉपिंग करने के बाद थोड़ी बहुत थकान होगी तो खाना वाना खाना होगा तो वहाँ पर। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग होता है मॉल का। मोहल्ले की सारी आपको मॉल से को रिलेट करके सुनना है दोस्तों। अब यानी मोहल्ले की परिभाषा है, 5 ही परिभाषा है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक के व्यवहार और शिक्षक के में परिवर्तन करने से पूर्व उसके विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है। अब विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया। हमें तो एक किताब लेने के लिए, स्टेशनरी लेने के लिए हम मॉल में घुसे, वहाँ पर स्टेशनरी के अलावा कलरफुल पेन थे वो भी उठा लिए। तो हमारे दृष्टिकोण और विचार में परिवर्तन करता है मॉल। ठीक है। एंडरसन की वो परिभाषा पढ़ी, प्रेरणा शब्द से कोरिलेट किया। अब प्रेरणा और एक नवीन दिशा से यहाँ पर कोरिलेट कर लो। क्रियात्मक अनुसंधान को एक विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में रखकर उसको दी जाने वाली एक नवीन दिशा है। वैसे एंडरसन एक इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, उन्होंने बॉलर थे, तो वहाँ से भी आप बॉलिंग की दिशा से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। इसी के साथ सारी परिभाषाएं हमारे यहाँ से फिनिश हो गई है दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान की अब हमें थोड़ी प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा की थी मौलिक अनुसंधान की। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति। वो था सैद्धांतिक, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? व्यवहारिक है दोस्तों। यहाँ पर है ना क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, यहाँ पर तत्काल हल दिया जाता है। ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? चक्रीय है, साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार क्रियात्मक अनुसंधान करना पड़ता है। और ये देखो दोस्तों, छात्र केंद्रित हैं या शिक्षक केंद्रित हैं?
दोस्तों यहाँ तो ये तो ना तो छात्र केंद्रित है ना शिक्षक केंद्रित है, ये किस केंद्रित है? समस्या केंद्रित है। तो क्रियात्मक अनुसंधान है समस्या केंद्रित। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों वहाँ पर क्या था? वस्तुनिष्ठ था। यहाँ पर थोड़ा बहुत आत्मनिष्ठता आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है व्यक्ति के कुछ विचार इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अब इसकी प्रकृति है ना निदानात्मक और उपचारात्मक है। समस्या को जानना ही नहीं है, उसका उपचार भी करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा उपचारात्मक हो गई है। दोस्तों एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी सवाल बन सकता है। अब अनुसंधानकर्ता का प्रत्येक संबंध समस्या से होता है। और मेन बात ये ना, ये पाठ्यक्रम, एक तो पाठ्यक्रम से संबंधित है। सिलेबस में कुछ गड़बड़ है, बच्चे सीख नहीं पा रहे, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। पाठ्यक्रमांतर जैसे बच्चे चोरी कर रहे हैं, अरे ये पाठ्यक्रम के अंदर और पाठ्यक्रम के बाहर और पाठ्यक्रम के साथ, जिसे कह सकते हैं सहगामी करके, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो ये तीनों से संबंधित है। अब है ना पढ़ते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। अब ये दोस्तों यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ कहाँ से हो सकता है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब सबसे पहले है बाल व्यवहार से संबंधित। बाल व्यवहार से संबंधित कैसे? कि जैसे बच्चा चोरी करेगा, ठीक है, चोरी करना, विद्यालय देर आना, शोरगुल मचाना, शरारत करना, झगड़ना, मारपीट, लड़ना, अपराध, यौन अपराध, विद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सभी बाल व्यवहार से संबंधित हैं। और इसका सीधा सीधा संबंध केवल और केवल छात्र से होता है, छात्र से संबंध होता है दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षण से संबंधित कैसे? शिक्षण से संबंधित पाठ्य विषयों को ना समझना, रुचि ना लेना, गृह कार्य ना करना, वाचन संबंधित, उच्चारण संबंधित, अनुपयुक्त शिक्षण विद्या, अनुपयुक्त वातावरण, छात्र शिक्षक संबंधों का अच्छा ना होना, शिक्षण की पूरी तैयारी ना करना, अपने विचारों को मुक्त ना करना पाने का अवसर ना पाना, ये सभी शिक्षण से संबंधित क्षेत्र हो गया दोस्तों। ठीक है, अब परीक्षा से संबंधित, अब परीक्षा से संबंधित कैसे? परीक्षा से संबंधित इसका देखिए दोस्तों, इसका संबंध केवल छात्र से है, जबकि शिक्षण से संबंधित इसका छात्र और शिक्षक दोनों से है। अब परीक्षा से संबंधित ऐसी हो गई कि विश्वसनीय, प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ ना होना। मतलब कि ऐसा एग्जाम करवा रहे हैं जिसमें छात्रों का विश्वास ही नहीं हो, और जो परीक्षा हो रही है और पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं उसमें अब कोई संबंध ही नहीं हो रहा है। पहला पाठ पढ़ा दिया और फर्स्ट यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, उसमें दूसरा यूनिट डाल दिया सिलेबस में। तो परीक्षा से संबंधित परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय, प्रमाणिक, वस्तुनिष्ठ ना होना, वास्तविक उपलब्धियों का मूल्यांकन ना होना, परीक्षा और शिक्षण का संबंध ना होना। अब है ना इनका भी संबंध मुख्यतः छात्रों से है। ठीक है दोस्तों, पाठांतर क्रियाओं से संबंधित ये क्या है? पाठांतर क्रियाओं से संबंधित मतलब जैसे कि अभी जो हम लास्ट में एक एक्शन रिसर्च करेंगे वो इसी से समस्या से संबंधित है। पाठांतर क्रियाओं से संबंधित, पाठांतर मतलब स्कूल में अगर मतलब डांसिंग, सिंगिंग या कंपटीशन वगैरह क्यों करवाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन क्यों कराया जाता है? क्योंकि दोस्तों पाठांतर क्रियाओं की हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाठांतर क्रियाओं के लिए आवश्यक साधन न होना, विधिवत आयोजन न होना, आडंबर और भार समझना, ये सब बालक को कुंठा से ग्रसित कर देते हैं। तो ये सभी क्षेत्र हैं पाठांतर क्रियाओं से संबंधित हैं, और इसका सीधा सीधा संबंध छात्र से भी होगा, शिक्षक से भी होगा और प्रधानाचार्य से होगा, क्योंकि जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होगी वो प्रिंसिपल के नेतृत्व में ही होगी। ठीक है दोस्तों, पांचवा है विद्यालय संगठन और प्रशासन से संबंधित। विद्यालय संगठन और प्रशासन से संबंधित कैसे? इसका संबंध पहली बात तो प्रशासक से है, और ये समस्याएं कैसी आएगी इसमें? जैसे पंखे खराब हैं, फर्नीचर का अभाव है, प्रयोगशालाएं सही नहीं है, छात्र शिक्षक अध्यापक का नियंत्रण नहीं है, और कक्षा कक्षा अपर्याप्त है, मतलब क्लासरूम नहीं है प्रॉपर। तो ये सब विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित क्षेत्र हैं, और इनका सीधा सीधा संबंध प्रबंधक से है। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? बालक से है, इसका स्टूडेंट और टीचर से है, इसका वापस स्टूडेंट से है, और इसका स्टूडेंट, टीचर और प्रिंसिपल से है, और इसका केवल और केवल मैनेजर से है। ठीक है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव ये प्रॉब्लम्स है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों स्टेप्स,
अब दो बात याद रखना, एक तो एंडरसन नामक एक जो क्रियात्मक अनुसंधान के व्यक्तित्व थे, उन्होंने 7 स्टेज बताए हैं, और जो हमारे दूसरे जनरल हैं स्टेज हैं जो सामान्यतः हैं, मतलब 7 स्टेज के यहाँ पर 6 स्टेज हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 6 लिखे या 7 लिखे। तो इन दोनों को मेरी सलाह यही है कि इन दोनों को पहले तो अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि दोस्तों परीक्षा का माइंडसेट वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। पीडी पाठक और अवनी में केवल एंडरसन के क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान दे रखे हैं, जबकि लक्ष्य, फर्स्ट रैंक और सिकवाल में ये 6 दे रखे हैं, और एनसीईआरटी में भी 6 दे रखे हैं। तो दोस्तों आपको दोनों तरीके से याद करना है। स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च, सबसे पहले होगी समस्या की पहचान, फिर होगा समस्या को परिभाषित और सीमांकन करना, समस्या के कारणों का विश्लेषण और क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। देखिए दोस्तों, परिकल्पनाओं का निर्माण यहाँ पर 4th स्टेप में होता है, जबकि एंडरसन वाले में परिकल्पनाओं का निर्माण 3rd स्टेज में हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का परीक्षण का प्रारूप और क्रियात्मक शोध व परियोजना का निष्कर्ष। वहाँ पर देखिए दोस्तों, 6ठा यही है निष्कर्ष, लेकिन वहाँ पर से एक 7वां स्टेप और है। 7वें में क्या करते हैं कि जो परिणाम आते हैं वो दूसरों को जानकारी दी जाती है। अब देखिए दोस्तों, एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले समस्या का चयन, पहला स्टेप तो सेम ही है। अब दूसरा स्टेप है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श। दोस्तों आपको एडजेक्टिव्स याद होने चाहिए। तीसरा स्टेप है योजना का चयन और उपकल्पनाओं का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। अब है तथ्यों का संकलन, तथ्यों का संकलन करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे। इसके लिए जो विधियां हैं वो शिक्षक निर्मित होगी, ठीक है। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालेंगे, तथ्यों पर आधारित उपकल्पनाओं का सांख्यिकीय सत्यापन। और 7वां स्टेप है दूसरों को परिणाम की सूचना देना। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दूसरों के परिणाम की सूचना देना 7वां स्टेप है क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप एंडरसन के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, एक बात अब समझिए कि सामान्यकरण तो नहीं कर सकते हैं, किसका? क्रियात्मक अनुसंधान का सामान्यकरण नहीं कर सकते हैं। सामान्यकरण नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका क्या फ़ायदा कि दूसरों को हम परिणाम की सूचना दें। मतलब जो एक स्कूल है वहाँ पर किसी समस्या का सॉल्यूशन दूसरी स्कूल में काम ही नहीं आने वाला है, तो उनको सूचना देने का क्या मतलब है। तो एंडरसन ने अपनी भाषा में एक वक्तव्य कहा है कि दूसरों को परिणाम देने का मतलब यह है कि दूसरों को प्रेरित करना, उनको सिखाना कि हमारे स्कूल में ये प्रॉब्लम हुई थी तो हमने इस प्रकार से एक्शन रिसर्च किया था, तो आप भी इस तरीक़े से एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सवाल बन सकता है कि एंडरसन के अनुसार दूसरों को परिणाम की सूचना देने का तात्पर्य है कि एक्शन रिसर्च को हूबहू वहाँ पर लागू करना, या फिर एक्शन रिसर्च के लिए प्रेरित होना। तो वहाँ पर आ जाएगा प्रेरित होना, जैसा कि एंडरसन की एक परिभाषा ही थी। वहाँ पर क्या होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब है प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कुछ सवाल हैं। अब सवाल ये स्टेप से रिलेटेड है। पहला सवाल ये कि क्रियात्मक अनुसंधान ये वाला सवाल 22 नंबर सवाल क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान है। अब देखिए अंतिम सोपान की बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, सारे के सारे ऑप्शन आपको पहली बार ध्यान से पढ़ने हैं। किसकी बात करिए, एंडरसन वाले की बात कर रहे हैं या फिर वो जो सामान्य सोपान है उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन ए है समस्या का चयन, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहला स्टेप है, चाहे उसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। तथ्यों का संग्रह, ये भी बीच वाला है। अब दूसरों को परिणाम की सूचना देना, और डी ऑप्शन है योजना का कार्यान्वयन। अब दोस्तों आप याद रखना कि ये जो एंडरसन का लास्ट स्टेप था वो है दूसरों को परिणामों की सूचना देना। अब यही सवाल है और नीचे ये सवाल आ गया कि क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है। यहाँ पर भी आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, फिर अपने आप आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पहचानना, परिभाषित करना, परिकल्पना या निष्कर्ष करना। अब देखिए दोस्तों, जो जनरल स्टेप हैं उसमें सबसे लास्ट स्टेप क्या था, निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर निष्कर्ष आया और यहाँ पर अंतिम स्टेज क्या आया, एंडरसन के अनुसार आया। तो परीक्षक आपको किस हिसाब से पूछ रहे हैं उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। अगला सवाल है क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान है। अब द्वितीय सोपान यहाँ पर क्या होगा,
चारों ऑप्शन आप पहले पढ़ लो। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको एंडरसन वाले भी पद आपको याद होने चाहिए क्रम से, और वो जनरल स्टेप भी याद होने चाहिए। तो हमने देखा कि एंडरसन का जो दूसरा पद है वही है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। आगे बढ़ते दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। अब दोस्तों इसको क्या एक जल्दबाजी में गलत कर देंगे, विद्यार्थी तक, मोहल्ले तक, समाज तक या विद्यालय तक। तो आप याद रखना कि यह विद्यालय तक सीमित होता है, विद्यार्थी तक नहीं करना है, विद्यालय तक सीमित होता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान के अब उद्देश्य क्या है फटाफट कर लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि के साथ औपचारिक व लचीली पद्धति अपनाते हुए कम से कम खर्च में समस्या का व्यवहारिक हल करना होता है, इसका उद्देश्य है। अब कार्यकर्ता और शोधकर्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। अपेक्षित क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन लाना है, गुणात्मक परिवर्तन। दोस्तों याद कीजिए गुड की परिभाषा। तो दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट बन जाता है कि गुणात्मक परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है। समस्या समाधान के विभिन्न परिभाषाओं, सफलताओं और असफलताओं को कलमबद्ध कर भविष्य में उपयोग हेतु उपलब्ध करवाना, ये तो हो गए उद्देश्य। अब आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि शिक्षक प्रशासकों की उपलब्धि को विकसित करना, प्रशासकों में नैतिक पारस्परिक सहयोग, प्रेम भावना, आत्मविश्वास को उन्नत करना। शिक्षक प्रशासक अनेक समस्याओं जैसे उपयुक्त शिक्षण विधि, गृह कार्य, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, स्टाफ की कमी आदि अनेक समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान ढूंढने हेतु और विद्यालय के समस्त कार्यकर्ताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु इनकी आवश्यकता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकताओं में आगे है कि परंपरागत क्रिया पद्धति का सुधार करना। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा रूढ़िवादिता का विरोध करता है। अब यहाँ पर परंपरागत क्रिया पद्धति में सुधार भी कौन करेगा, क्रियात्मक अनुसंधान करेगा। विद्यालय की क्रियाओं में प्रभावपूर्ण नियोजन, जो नीरस वातावरण है उसको, यांत्रिक वातावरण को हटाना क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए आवश्यक है। विद्यालय अनुशासन, पोषाहार, विकास, प्रबंध संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पुस्तकालय के उपयोग आदि क्षेत्र का अनेक समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान ढूंढने में भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए उपयोगी है कि शिक्षार्थी संबंधित अनेक समस्याएं जैसे स्टूडेंट रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल, कम उपस्थिति, विद्यालय देरी में से आना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कम भागीदारी आदि कई समस्याओं का समाधान ढूंढने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। सर्वांगीण विकास या बहुमुखी विकास विद्यार्थियों के करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक है। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को विकास करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। दोस्तों आगे बढ़ते क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। सबसे पहले ये परिस्थितिगत होता है, ये सवाल आ चुका है। संदर्भगत होता है, किसी एक विशेष परिस्थिति के संदर्भ में ही हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। मौके पर समस्या का पहचान कर समय बाउंड होता है, समयगत होता है, संदर्भगत होता है। समस्या का रूप संकुचित होता है। मौलिक अनुसंधान में व्यापक होता है, जबकि यहाँ पर समस्या का रूप कैसा होगा, संकुचित होगा, और समस्या की प्रकृति कैसी होगी, विशिष्ट होगी। कक्षा, विषय, विद्यालय आदि तक ही सीमित होता है। अनौपचारिक शोध एवं अनुसंधान की रूपरेखा का अनुसरण लचीला और परिवर्तनशील होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, परिस्थितियों में सुधार कर बेहतर बनाने की सोच निहित होती है। न्यायाधीश का आकार छोटा होता है, सैंपल स्पेस लेते हैं वो छोटा होता है, वो कक्षा ही होता है, चाहे इनकी कोई समस्या नहीं आती है, मैंने पहले ही बता दिया है। विद्यालय के छात्र, शिक्षक, प्रशासक आदि ही न्यायाधीश होते हैं। अब समस्या की पहचान, परिकल्पनाएं विकसित की जाती हैं जो कि समस्या के कारणों पर आधारित होती हैं। परिकल्पनाएं क्या, परिकल्पनाएं हम आगे पढ़ेंगे, जैसे एक्शन रिसर्च करेंगे वहाँ पर बताएंगे कि परिकल्पनाएं क्या होती है। तत्पश्चात कार्य योजना के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच की जाती है। शिक्षक द्वारा निर्मित प्रशिक्षणों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो उपकरण है वो शिक्षक निर्मित होंगे। यहाँ पर निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों, सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों अगली परीक्षा के लिए। इसमें किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है।
जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, विचलन, मानक विचलन इत्यादि। कार्यविधि समस्या समाधान का व्यावहारिक हल होती है। दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि जो मूल्यांकन होता है वो आत्मपरक होता है, सेल्फ इवेल्युएट होता है। खुद ही शिक्षक अपने कार्य का ही निरीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब दोस्तों कुछ फैक्ट हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं इनको, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। हमें क्रियात्मक अनुसंधान भी करना है। हिंदी में कामता प्रसाद पांडे ने 1965 में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए एक पुस्तक लिखी थी। अब कोरे की पुस्तक का नाम मैंने पहले ही बता दिया, और क्रियात्मक अनुसंधान में बालक भाग नहीं लेता ये भी बता दिया। और टीचर्स रिसर्च इन एजुकेशन और रिसर्च फॉर टीचर्स किन किन की किताबें आपको याद रखनी है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आरबीएसई और एनसीईआरटी। जब भी राजस्थान में बात होंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाली संस्थान है तो आरबीएसई लिखना है। बहुत सारे ऐसे सवाल ऑप्शन आएंगे लेकिन आपको आरबीएसई करना है, और केंद्र में जब बात आएगी तो एनसीईआरटी करना है। क्या? क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाएं। अब देखिए दोस्तों, जो फाइल बनाते हैं, जो फाइल हमने बनाई थी बीएसटीसी में, उसका एक एनसीईआरटी का फिक्स प्रारूप है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले समस्या के शीर्षक लिखते हैं, जैसे वहाँ पर लिखा था सुलेख, सुलेख सही नहीं है तो समस्या का शीर्षक लिखेंगे। फिर मुख्य उद्देश्य लिखेंगे, फिर कार्यप्रणाली लिखेंगे, कार्यप्रणाली का क्रियान्वयन लिखेंगे, मूल्यांकन लिखेंगे, बजट प्रारूप लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम, कक्षा में छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या और उपलब्ध सुविधाएं और परियोजना की उपलब्धि, लास्ट में परियोजना की उपलब्धि। इस तरीके से एक फाइल तैयार करवाई जाती है और ये एनसीईआरटी का फिक्स पैटर्न होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब गुण दोष की बात तो कर ही ली है क्रियात्मक अनुसंधान की। देखिए दोस्तों, गुण में एक चीज़ नोट करनी ये नहीं है कि क्रियात्मक अनुसंधान केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कम करता है और सत्य और तथ्यों पर बल देता है क्रियात्मक अनुसंधान। अब फैक्ट पर कोई भी रिसर्च करेंगे, एक्शन रिसर्च, उसमें थोड़े बहुत तथ्यों पर ध्यान देंगे, जैसे हम आगे देखेंगे इनको। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करेंगे और यंत्रवत जो वातावरण है, यंत्रवत वातावरण को ख़त्म करेंगे। सब में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, रूढ़िवादिता का खंडन करेंगे, कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का बोध करेंगे। आप देखिए दोस्तों, कुछ कुछ क्रियात्मक अनुसंधान के दोष भी हैं, वो आप देख लीजिए। कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार होता है। एक तो पहले टीचिंग कराओ, उसके बाद में ऐसे समझा जाए तो अतिरिक्त भार तो खोलना लाजमी है। अब सामान्यीकरण का अभाव है, एक स्कूल में कुछ क्रियात्मक अनुसंधान किया तो वो कुछ काम का है नहीं, दूसरी स्कूल में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि का देख के दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिकता तो होती है क्रियात्मक अनुसंधान में, लेकिन पूर्ण रूप से उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पर पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहाँ पर शुद्धता का भी अभाव होगा। अब तथ्यों पर अधिक नियंत्रण नहीं होता है, व्यक्तिगत पक्षपात होने की संभावना ज़्यादा रहती है, विश्वसनीय और वैधता का अभाव होता है, भविष्यवाणी का अभाव होता है और अधिक लचीलापन होता है। अधिक लचीलापन भी खराब है दोस्तों, लचीलापन एक गुण है लेकिन उनका दोष भी है, क्योंकि बार बार हम उसकी शिक्षण पद्धतियाँ चेंज करेंगे तो जो निष्कर्ष आएंगे वो इतने शुद्ध नहीं आएंगे। अब देखिए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम एक समस्या लेकर क्रियात्मक अनुसंधान के सभी सोपान समझाते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? समस्या का ज्ञान। आप मान लो कि एक टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वहाँ पर आपको एक समस्या से रूबरू होना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? समस्या का ज्ञान। आप मतलब लंच में आप देखते हैं कि एक कक्षा 2 का जो लड़का है, छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है। आप उसके हाथ से मोबाइल छीनते हैं और उसके हाथ से मोबाइल छीनने के बाद आपको पता चलता है यार इसके इतना छोटा बच्चा ये मोबाइल से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से एक थोड़ी बहुत समस्या का मतलब ज्ञान होना आरंभ हो जाता है, पहला स्टेप। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए। दोस्तों टीचर की जॉब भी खतरों से खाली नहीं है, ध्यान रखना। और अब आपने इसका टीचर पहला स्टेप हो गया कि समस्या का ज्ञान तो हो गया।
अब है ना दोस्तों, अब कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लंच में बैठे हैं और हमारे पास में दूसरे भी टीचर हैं, हिंदी के भी टीचर है, वो उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार से एक दूसरी कक्षा के बालक के पास एक फ़ोन मिला है। तब वो भी बताते हैं कि यार ये तो टिकटॉक भी बनाते हैं। उन्होंने फिर एक वीडियो बताया कि ये टिकटॉक भी बनाने लग गए हैं। तो इस प्रकार एक संबंधित हमारे पास एक समस्या का ज्ञान हुआ, उसके कार्यों पर प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया तो बहुत सारी समस्याओं के बारे में पता चल गया उसके बारे में। दोस्तों तीसरा स्टेप, अब देखो समस्या का पता चला कि कक्षा 2 के जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है। फिर आगे विचार विमर्श किया, पता चला कि ये तो इनकी तो आदत पड़ गई है, टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉकर बनना चाह रहे हैं सभी बच्चे। तो फिर हमने एक मतलब योजना का चयन किया, उपकल्पना का निर्माण किया कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो अब पता चला कि स्कूल में को करिकुलम एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तीसरा स्टेप क्या होगा सर दोस्तों, उपकल्पनाओं का निर्माण किया है और ये अब योजना बना रहे हैं। अब मैं योजना बना रहा हूँ, साथ ही साथ टीचर्स भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरे टीचर भी, और सब मिलकर एक योजना बना रहे हैं। योजना ऐसी कि अब ये किस वजह से हुआ कि को करिकुलम एक्टिविटीज स्कूल में नहीं करवाई जा रही है। तो अब एक योजना इस तरीके से बने कि भाई सबकी जो मतलब क्रिएटिविटी है वो गलत जगह जा रही है, तो उनको अगर हम डाइवर्ट करके सही जगह को करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाएं तो हम इसको मतलब समस्या का निदान कर सकते हैं। अब तथ्य संग्रहण करने की विधियों का चयन, साक्षात्कार कर रहे हैं, घर घर जाकर बच्चों के पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि ये टिकटॉक पे कब से हैं, कितने वीडियो बना दिए हैं। और साथ ही साथ बच्चों से भी हम कर रहे हैं कि आपको मतलब क्या पसंद है। इंडिविजुअल सबसे पूछ रहे हैं, किसी को बीट बॉक्सिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को एक्टिंग पसंद है। उसके हिसाब से हम आगे की योजनाएं बना रहे हैं। अब योजना कैसे बने, योजना बनी कि भाई हर लास्ट पीरियड होगा वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ का होगा। शनिवार को इसके लिए पूरा दिन को डेडिकेट कर देंगे। जो बच्चे गायन करेंगे उसके लिए गायन के लिए अलग कंपटीशन करवाएंगे। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं सिंगिंग के लिए, उसमें भी हम भाग लेंगे। इस तरीके से तथ्यों का संग्रह करने के चौथा स्टेप हो गया। अब 5 स्टेप, अब योजना का कार्यान्वयन और प्रमाणों का संकलन। अब हमें ना योजना का संकलन कर रहे हैं। अब योजना का संकलन करने का मतलब ये स्टार्ट कर दिया हमने को करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाना। नमस्कार, मैं देविका केंद्रीय विद्यालय पट्टम प्रथम पाली में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंधित मैं एक हिमाचली गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस गाना हिमाचल प्रदेश के चंबा के बारे में है। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। तो दोस्तों आपने देखा कि मतलब किस तरीके से हमने एक समस्या का ज्ञान हुआ, विचार विमर्श किया, समस्या के जड़ तक गए, डाटा संकलन किया, योजना बनाई। और अब देखिए दोस्तों छठा स्टेज है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकला, जो बच्चों की एक्टिविटीज रचनात्मकता थी वो मतलब उसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर ली। रचनात्मकता को हमने सही कार्यों में उसका परिशोधन कर दिया, मार्गांतरीकरण कर दिया। अब देखिए दोस्त 2 वीडियो के मध्य आपको तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष वहाँ पर आसानी से दिख सकता है।
करो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो हौसला रहा है। रखो, अब कुछ नहीं। अभी अभी इस वीडियो को देखें। दोस्तों इस तरह के आपने देख लिया कि एक समस्या जनरेट हुई, उसकी योजना बनाई, क्रियान्वयन किया, उसका रिजल्ट निकला। अब जो एंडरसन का 7वां स्टेज है वो है दूसरों को परिणामों की सूचना देना। अब उसको कैसे करेंगे? तो जो भी हमारे एजुकेशनल मैगजीन आती हैं उसमें हम उसके जिक्र करेंगे, उसको हम प्रकाशित करवाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।